स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं मोशन इन अ प्लेन लेक्चर नंबर 2 के लिए। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वेक्टर्स को, वेक्टर्स के टाइप्स को। हमने एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा और हमने सीखा कि एक यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें उससे यूनिट वेक्टर मिलेगा। मतलब जाते जाते हमने यूनिट वेक्टर तो पढ़ लिया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले तो कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मान लो किसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू ऐड वेक्टर्स। हमारा आज का पूरा लेक्चर जो है रहेगा वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर ही रहेगा। आज की पूरी का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसमें हम सब कुछ हाथ से ही लिखने वाले हैं। आपको पीपीटी जो मिलने वाले के साथ देखो, जैसे कि आज की देख लो, सारी ब्लैंक है, सब ब्लैंक है, सब ब्लैंक, ए टू जेड सब कुछ ब्लैंक है। रीजन बीइंग क्योंकि यार हमें जो काम करना है वो सारा का सारा लिख के ही करना है। ये चैप्टर है ही ऐसा, क्योंकि वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल, डेरिवेशन से भरा हुआ, कंसेप्ट्स, थ्योरी, डेफिनेशंस यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन डेरिवेशंस, फॉर्मुलेशंस, कंसेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आएंगे। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले और बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट वेक्टर होता क्या है इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं और इसको ए के ऊपर कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 10 न्यूटन नॉर्थ है, अब आप 10 न्यूटन को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1 न्यूटन नॉर्थ हो जाएगा ना। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपको एक यूनिट वेक्टर दे देगा। इसको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं, मान लो क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। कैलकुलेट यूनिट वेक्टर फॉर ए वेक्टर which is 3i cap plus 4j cap minus 0 k cap which is basically कि k cap नहीं है। अब आपको इसका एक यूनिट वेक्टर क्या करना है, कैलकुलेट। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सोचो ना, आप वेक्टर को अगर आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो द रिजल्ट विल बी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड को ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया बेसिकली। तो 10 को 10 से डिवाइड कर दिया बेसिकली। अब जैसे हमारे पास वेक्टर है तो यह है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 0 k कैप। अब याद करेंगे कि यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, लास्ट लेक्चर पे जाएंगे। आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर, जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर और के कैप के साथ वाले का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो आई के साथ वाला कौन है, यहाँ पे 3 है, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। जे के साथ कौन है 4, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। के साथ कौन है 0 माइनस 0 माइनस 0 क्या होता है 0 0, तो इसका हमें स्क्वायर कर देना है और फिर हमें इसका अंडर रूट कर देना है। यानी अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको हम सिखा चुके हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे ले लेते हैं। अपॉन में यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 25 विच इज 5, सॉल्व करके 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल यूनिट वेक्टर आ जाएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अब वैसे तो उसूलन ये एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए क्योंकि हमने एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, लेकिन कैसे चेक करें कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आंसर है हम लोग अगर इसी के मैग्नीट्यूड को इसी से डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर तो आना चाहिए ना। बट हाउ टू चेक, ये मैंने आपको बताया था। आप इसी वेक्टर का अब मैग्नीट्यूड निकाल लो, अभी निकाल लो, आप रफ में जाके इसका मैग्नीट्यूड निकालो। आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उन्हें हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें इनको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक आ जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में।
अगर आपको इसका फर्स्ट चैप्टर का, इस लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर याद है, इस चैप्टर का यानी मोशन इन अ प्लेन का अगर फर्स्ट लेक्चर याद है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में मैंने एक बात कही थी कि भले ही 2 + 2 4 होता है, भले ही 3 + 3 9 होता है, लेकिन ये एल्जेब्रिक मैथ्स में होता है। हमारे वेक्टर्स में 2 + 2 4 हो ये ज़रूरी नहीं है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। 3 + 3 9 हो ये ज़रूरी नहीं है, 3 + 3 0 भी आ सकता है, 3 + 3 9 भी आ सकता है, 3 + 3 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये उनके एंगल, उनके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है इसकी एक अलग साइंस है, और वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब दोनों लॉ आपको रिजल्ट सेम देने वाले हैं। आप ये समझिएगा कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के वी हैव टू मेथड्स, यानी यहां पे ऐसा लिखना सही रहेगा कि ये दो मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों तरीकों से अलग अलग आंसर आने वाला है, नहीं। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो वी कैन यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वी कैन ऑल्सो यूज पैरेललोग्राम। मैं आपको बताऊं, आप ज्यादातर केसेस में ट्राइंगल लॉ ही यूज करने वाले हो, क्योंकि कोई कारण नहीं है इसका, जो दोनों वैसे सेम आंसर देंगे, लेकिन ट्राइंगल लॉ हम अपने डेली लाइफ में ज्यादा लगाएंगे। डायग्राम बनाते हुए पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा लगेगा, वो आप समझोगे, हम बात करते हैं। लेकिन ट्राइंगल लॉ से वेक्टर्स को पहले ऐड करना सीखते हैं आज डायग्रामेटिकली और फिर पैरेललोग्राम से, और देखते हैं दोनों से आंसर सेम मिलता है कि नहीं। आओ बात करें कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, इसकी स्टेटमेंट कहती है टू ऐड टू वेक्टर्स join vectors from head to tail, third side completing the triangle will be the resultant ऑफ एडिशन। क्या लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझें। कह रहे हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और हमें उनको जोड़ना है, अभी आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा, अभी हम डायग्राम बनाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, और आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको इन वेक्टर्स को हेड से टेल या टेल से हेड ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है आओ समझें। आई होप आपको याद हो, हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेक्टर को हम पैरेलली यहां शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। अब अगर मैं ये इस वेक्टर का टेल है और ये इस वेक्टर का हेड है, तो अगर मैं बी के टेल को ए के हेड से जोड़ दूं तो कुछ ऐसा ये दिखेगा। ये ए वेक्टर है और मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले आता हूं, ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बेसिकली मैंने बी वेक्टर को ए वेक्टर या ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ हेड से टेल जोड़ दिया। अब ट्राइंगल लॉ कहता है कि अब आपको क्या करना है, जो ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए आपको तीसरी साइड बनानी पड़ेगी, वही आपका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अब यहाँ पे दो साइड्स हमारे पास आ चुकी है। अब अगर मुझे ट्राइंगल कंप्लीट करना है, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, मुझे एक ट्राइंगल कंप्लीट करना है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो तीसरी साइड बनानी होगी वो यहाँ बनानी होगी। अगर मुझे ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो तीसरी साइड मुझे बनानी होगी यहाँ, ये रही मेरी तीसरी साइड, और यही हमारा रिजल्टेंट भी होगा। अभी हमने वेक्टर्स को निकालने का कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं पढ़ा, अभी हम डायग्राम वाइज बात कर रहे हैं कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ट्राइंगल लॉ से ऐड करना है तो तरीका क्या है, हम वेक्टर्स को हेड से टेल जोड़ देंगे।
अगर हम वेक्टर्स को हेड से टेल जोड़ेंगे और ऐसा करने पे जो एक इनकम्प्लीट शेप आएगी उसको ट्राइंगल बनाने के लिए जो थर्ड साइड हमें बनानी होगी वही हमारा रिजल्टेंट होगा। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमने बी के टेल को ए के हेड से जोड़ा है, हम उल्टा भी कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम ऐसा कर दें कि हम ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर का हेड जोड़ दें इसको यहां लाके, तो आंसर ऐसा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल भी जोड़ सकते हैं और हम बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर की टेल भी जोड़ सकते हैं। अगेन जो तीसरी साइड आएगी ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए वो हमारे पास रिजल्टेंट होगा। एंड अगर आप थोड़े बहुत भी समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये और ये एक ही बात है। तो ट्राइंगल लॉ से अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो प्रोसेस क्या है, आपको उन वेक्टर्स को हेड से टेल जोड़ना है। अगर आप वेक्टर्स को हेड से टेल जोड़ दोगे तो जो ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए थर्ड साइड आएगी, जो ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए तीसरी साइड आएगी, वो साइड हमारा रिजल्टेंट होगा। इससे आपको वैल्यू नहीं मिली। अभी भी आपको ये नहीं पता है कि अगर मेरे पास एक 10 न्यूटन का फोर्स है और एक और मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और उनके बीच में कुछ एंगल है 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा ये आपको अभी भी नहीं पता है। अभी बस हमने डायग्राम बना के देख लिया है कि रिजल्टेंट क्या होगा। अब इसी डायग्राम की मदद से डेरिवेशन भी हो जाएगी, लेकिन पहले हम डायग्राम समझते हैं, पहले हम ट्राइंगल लॉ समझते हैं, ठीक है ना? तो ट्राइंगल लॉ समझ में आता? ट्राइंगल लॉ क्या कहते हैं दोबारा समझते हैं। अगर हमें दो वेक्टर्स को, दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो अलग प्रोसेस है, उसके लिए पॉलीगन लॉ है, वो हमारे अभी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो अभी आप टेंशन ना लें, अभी सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको दो ही वेक्टर्स ऐड करने को आने वाले हैं। तो अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो सबसे पहले हमें उन वेक्टर्स को हेड से टेल जोड़ना होगा। अगर मैं दो वेक्टर्स को हेड से टेल जोड़ देता हूं तो जो थर्ड साइड कंप्लीट करनी होगी ट्राइंगल को बनाने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, वही हमारा रिजल्टेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक और लॉ आता है वेक्टर्स को ऐड करने का जिसको कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ अगेन कुछ नया रिजल्ट नहीं देने वाला है, इससे भी वही आंसर आएगा जो ट्राइंगल लॉ से आया था, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या? टू ऐड टू वेक्टर्स वी हैव टू जॉइन vectors from head to head or tail to tail. The diagonal of parallelogram formed will give the resultant vector, will give the resultant vector। क्या मतलब है इसका? शायद आप में से कुछ समझ ही गए हो, बट अगेन वही सेम दो वेक्टर लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर और ये हमारे पास बी वेक्टर, लगभग वही दो सेम वेक्टर्स मैंने लेने की कोशिश की है। अब लेकिन अगर हमें इन्हें पैरेललोग्राम लॉ से, मैं इनको दो तरीके से, अगर हमें इनको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने के लिए पहला तरीका यह है कि हम इसको टेल से टेल जोड़ दें। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ना चाहता हूं, ये मेरे पास ए वेक्टर, तो टेल से टेल जोड़ने के लिए मुझे इस बी को यहां लाना होगा समहाउ। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब जो डायगोनल होगा हमारा पैरेललोग्राम का, वो हमारा रिजल्टेंट होगा। यानी पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि हम अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हमें उन वेक्टर्स को हेड से टेल जोड़ना होगा। हमें उन दो वेक्टर्स को हेड से, पैरेललोग्राम लॉ में हमें दो वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ना होगा। और फिर उसके बाद जो पैरेललोग्राम बनेगा इमेजिनरी, उसका जो डायगोनल होगा वो हमें रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो,
और उसी के बाद ध्यान से इस डायग्राम को देखो, आंसर तो सेम ही है ना, चाहे आप ट्राइंगल लॉ से निकालो चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से निकालो। अच्छा सर, क्या मैं टेल से टेल जोड़ने के बजाय इनको हेड से हेड भी जोड़ सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, हाँ। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है। अब अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल से टेल जोड़ता हूं तो मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और उसका डायग्राम बना दिया। लेकिन अब अगर मैं उसको हेड से हेड जोड़ देता हूं तो हेड से हेड जोड़ने के बाद मुझे प्रोसेस तो वही करना है। प्रोसेस क्या है कि पहले मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों? पैरेलल। तो ये हमारा क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अब जो डायगोनल होगा इसका वो हमें देगा रिजल्टेंट। अब समझदार बच्चा कहता है कि ये जो रिजल्टेंट है वो जो रिजल्टेंट है वो तो बराबर ही है, और हाँ भाई बराबर तो होंगे ही। दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर, पर्टिकुलर दो वेक्टर्स हैं तो उनका आंसर तो सेम आएगा, चाहे मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं हेड से टेल जोड़ूं या ट्राइंगल लॉ लगाऊं टेल से हेड जोड़ूं, पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं टेल से टेल जोड़ूं या पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं हेड से हेड जोड़ूं, आंसर तो सेम ही मिलना है ना भाई। तो इस तरीके से अगर हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियस बात है सब्ट्रैक्ट का प्रोसेस तो सेम ही है, वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन होता नहीं है। वेक्टर क्या आ गई, माइनस लग जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। वेक्टर्स में माइनस नहीं होता है। तो वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास ये तरीका है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अब आपको कौन सा लॉ अच्छा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल करोगे, आप खुद ही देखना। और एक आध जगह ऐसी होगी जहाँ पे आप पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करोगे वहाँ, क्योंकि इसका डायग्राम उस तरीके से बनेगा। एक्चुअली डिपेंड भी करता है। अभी ना हम अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, तो वहाँ पे कभी कभार ऐसा होगा कि जैसे आपको ये एक ब्लॉक दे रखा होगा और बोल रखा होगा कि इस ब्लॉक पे इधर एक फोर्स लगाई और इस ब्लॉक पे इधर लगाई। अब देखो, ना चाहते हुए भी आपने इस वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ा, तो वहां पे फिर आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा, ऐसा बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया फिर उसके बाद वो यहाँ गया, तो फिर देखो अब ना चाहते हुए भी आपने यहाँ ट्राइंगल लॉ लगाया। तो कहने का मतलब वो है कि कभी तब कभार ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप ट्राइंगल लॉ से काम करेंगे अपनी डेली लाइफ में या पैरेललोग्राम से। बट ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ट्राइंगल लॉ हम लगाएंगे, दोनों ही वैसे अच्छे हैं, ठीक है। बट अभी तक मन में ना एक बहुत बड़ा सवाल होता है, जब ये करवाया गया था हमारे स्कूल में, जब मैं स्कूल में था 11th में, मैंने कहीं पे भी ट्यूशन नहीं पढ़ी थी और एंड के दिनों में मैंने पढ़ी थी एग्ज़ाम से 2 महीना पहले। और क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था सेक्टर 11 रोहिणी दिल्ली में, राजकीय प्रतिभा विकास, वहाँ पे हमारे सर हुआ करते थे, नरेंद्र सर, मुझे याद है अभी भी, काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी कभी, ठीक है। और पहले के टाइम में ट्यूशन जब मैं अपने स्कूल में था तब ट्यूशन्स का, अब तो यार ऑनलाइन में सैकड़ों टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो फ्री में, उनके पेड कोर्सेज में जाके, ऑफलाइन इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अब ज़माना बदल गया है, लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था, 12 साल पहले ऐसा नहीं था। तो तब ट्यूशन्स का क्रेज़ होता था, ऐसी बात नहीं, जाते थे हम लोग। बट मैं फिज़िक्स की ट्यूशन ही नहीं गया था क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगी थी। तो जब मैं स्कूल में था और ये चैप्टर चल रहा था मोशन इन अ प्लेन, जब ये स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे जब सर ने, नरेंद्र सर ने ट्राइंगल लॉ करवाया या पैरेललोग्राम लॉ करवाया, तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि सर हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स को ऐड करना है, आज का हमारा मकसद भी वही है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन हमने वेक्टर्स तो ऐड ही नहीं किए। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक 4 न्यूटन की फोर्स है और मेरे पास एक 5 न्यूटन की फोर्स है, तो और उनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो अभी तक मैंने आंसर तो दिया ही नहीं ना आपको, अभी तक तो बस हम डायग्राम बना रहे हैं। तो आंसर अब आपको मिलेगा क्योंकि पहले आपको ट्राइंगल लॉ सीखना होगा। अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं हाउ टू बेसिकली ऐड टू वेक्टर्स। और चलो पहले मुझे इतना बताओ, एक वेक्टर को और दूसरे वेक्टर को ऐड करके आपको जो मिलेगा वो एक तीसरा वेक्टर होगा ना, और उस वेक्टर के दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। तो पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो उनको जो ऐड करके
रिजल्टेंट आएगा, अभी हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी हम उसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने ए वेक्टर को और बी वेक्टर को ऐड करा, आपको एक सी वेक्टर मिला, या कह लो आर वेक्टर मिला, जिसको हम रिजल्टेंट कहने वाले हैं, आर वेक्टर मिला। अब इस आर वेक्टर के दो हिस्से होंगे, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक होगा इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होना ही है, इसके डायरेक्शन क्यों होगी, क्योंकि ये वेक्टर है। तो अभी हमारा फोकस इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसका फोकस हमारा अभी नहीं है, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात, तो ठीक है ना। तो कैसे हम लोग दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, आओ जरा समझें। सबसे पहले तो वेक्टर्स यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है ये बी, और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा आर वेक्टर, विच इज द रिजल्टेंट। अब मुझे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ लगाया मैंने, देखो मैंने वेक्टर्स को जोड़ा हेड से टेल, और तीसरी साइड जो आगे वो मेरे लिए रिजल्टेंट आ गई। अब मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं छोटी सी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, और अब मैं इसको नाम दे देता हूं। लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। अच्छा, आर मैंने उसको नाम दे दिया है, तो पी क्यू आर एस के बजाय इसको नाम पी क्यू एस कुछ भी दे दो, ओ दे दो, ठीक है ना, ओ दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पहली बात तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, तो आंसर है वो ये वाला एंगल है, थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है विच इज थीटा। आप सोच रहे हो कि ये वाला एंगल क्यों है, एक्चुअली वेक्टर्स के बीच का एंगल तो क्या होगा, जब मैं उसको टेल से टेल जोड़ूंगा, सच में तो वेक्टर के बीच का एंगल ये है ना। अब अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहां ला चुका हूं, मैंने तो हेड से हेड या टेल से टेल नहीं जोड़ा है, मैंने तो हेड से टेल जोड़ा है। तो अगर मैं टेल से टेल जोड़ता तो ये दोनों के बीच का वेक्टर बनता, एंगल बनता, लेकिन मैंने तो वेक्टर को यहां जोड़ा हुआ है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ना, क्या बोलते हैं इसको, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, या जो ही बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल इनके बीच का एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी, आप कह सकते हो, डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन से हमारा कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करता हूँ तो मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो क्या मिलता है। उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे। आप सबको पता है कि जो पी एस है उसका जो स्क्वायर है, पी एस हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है, वो पी ओ प्लस ओ एस के स्क्वायर के बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पी एस जो है वो हमारे लिए रिजल्टेंट है, हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे हैं। पी ओ जो है, पी ओ वो हमारे पास किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू ओ के। पी ओ इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू ओ, और ऐसे ही ओ एस जो हमारे पास है वो तो अभी फिलहाल ओ एस का स्क्वायर ही है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया आर स्क्वायर, पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ ए, और ओ क्यू की जगह मेरे पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे अगेन ओ एस भी मेरे पास कुछ नहीं है। अब इस वाली इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अब मैं थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे लगा के इस क्यू ओ और ओ एस की वैल्यू निकालना चाहूंगा इन ट्राइंगल एस क्यू ओ। क्या मैं, सबसे पहले तो बताओ अपने मन में ही बताओ, क्या मैं एस क्यू ओ ट्राइंगल के अंदर, क्या मैं एस क्यू ओ ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं, क्या मैं एस क्यू ओ ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। वो लगाते हैं, सबसे पहले साइन थीटा की यहां से वैल्यू निकालते हैं। आप सोच रहे होगे साइन थीटा क्यों निकाल रहे हैं, अभी आप समझ जाओगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, ओ एस, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज मेरे पास है एस क्यू। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर विच इज ओ एस, एंड एस क्यू इज द हाइपोटेन्यूज विच इज बी। तो यहां से मेरे पास ओ एस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, बी साइन थीटा। आई होप अब आपको समझ में आया हो कि मैंने यहाँ पे साइन थीटा क्यों लगाया था। बिल्कुल सिमिलरली मैं यहाँ पे अब कॉस थीटा भी लगाऊंगा, सेम इन ट्राइंगल एस क्यू ओ मैं बात करूंगा कॉस थीटा की।
अगेन शायद आप समझ गए हो, मैंने साइन थीटा इसलिए लगाया ताकि मैं OS के लिए निकाल सकूं, ऐसे अब मैं कॉस थीटा इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं QO की वैल्यू निकाल सकूं। तो कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो QO के बराबर है। कैसे QO के बराबर कह रहा हूं, सॉरी, QO उसमें आता है कैसे? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है? OQ। समझ गए होगे अब आप। और हाइपोटेन्यूज तो हमारे लिए वही है QS या SQ। अब cos थीटा इज इक्वल टू OQ, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है और मुझे यहाँ डालनी है, बट SQ इज हमारा B। तो यहाँ से OQ हमारे पास आ गया B cos थीटा, और इस इक्वेशन को मैं मान लूंगा थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम लोग पुट कर देंगे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में। इससे क्या होगा, आओ जरा समझे, बहुत कुछ हो जाएगा, सब कुछ ही हो जाएगा इससे। आओ देखें बच्चों, पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड में हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हम फर्स्ट में डाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए तो हमारे पास ए ही है, प्लस ओ क्यू जो हमारे पास है ओ क्यू, वो हमारे पास क्या है बी कॉस थीटा, इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस ओ एस जो हमारे पास है ओ एस, वो हमारे पास क्या है बी साइन थीटा, अगेन इसका भी हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब तो बस मैथ्स बच गई है। आओ जी, यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी, प्लस 2AB कॉस थीटा, और यहाँ पे भी खोल दिया तो आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, ध्यान से देखें, तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, इधर और इधर हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेने वाला हूँ। अब ध्यान से देखना है आपको, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो हमारे पास था ही। अब यहाँ से और यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2AB कॉस थीटा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2AB कॉस थीटा। अब आप बताओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चा जानता है ये तो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और उस हिसाब से हमारे पास बच्चों मुबारक हो, जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। अगेन ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर, सी क्या है, सी तो है नहीं सॉरी ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पहला वाला वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वाला वेक्टर, और थीटा क्या है उन दोनों के बीच का एंगल, और आर यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। आर यहाँ पे है दोनों वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट। ठीक है जी, पहली बात तो ये, तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट तो निकाल लिया। अब बात आएगी डायरेक्शन, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अब बात आएगी डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कैसे निकालें। तो ये जो हमारे पास वेक्टर है, यानी पहली बात तो हमारे पास अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कि जो रिजल्टेंट आया है मेरे पास उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। तो अगर आप डायग्राम देखो तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड का तो निकालने का तरीका आ गया, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा का अंडर रूट। बट अगर मुझे उसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन निकालने के बहुत तरीके होते हैं, राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी है, लेकिन एक बहुत अच्छा और बहुत ईजी तरीका होता है कि किसी नोन वेक्टर्स के रिस्पेक्ट से आप अपना एंगल निकाल दो। जैसे कि समझो, मान लो आप सबको पता है कि नॉर्थ कहाँ है, ठीक है हमें पता है कि नॉर्थ कहाँ है। अब मैं बोलूँ मेरा जो घर है वो नॉर्थ से 10 डिग्री अगर आप ईस्ट, नॉर्थ से 10 डिग्री अगर आप ईस्ट पे जाओ, चलते रहो तो आप मेरे घर पहुंच जाओगे।
तो ये भी एक तरीका होता है डायरेक्शन निकालने का। और आप सब शायद जानते होंगे कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर और स्पेस के अंदर नेविगेट करने के लिए वी यूज एंगल वाला मेथड। यार देखो, अगर आपको किसी को कोई रास्ता दिखाना है, मान लो आप जहाँ पे भी रहते हो, सबसे पहले तो ऐसा करो कि आप लोग ना मुझे ये बताओ कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो। मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कभी कभार कि हमसे बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। प्लीज़ ऐसे मजाक मत करना। कई बच्चों से मैं पूछता हूँ, एक बार मैं लाइव गया, मैंने पूछा भाई तुम कहाँ से पढ़ते हो, कहता मैं मार्स में रहता हूँ। ईमानदारी वाली बात बताना, समझदार बच्चे, लल्लू तो लल्लू ही रहेगा, समझदार बच्चे बताना आप इंडिया के कौन कौन से कोने से पढ़ रहे हो और क्या इंडिया के बाहर से भी कोई पढ़ रहा है। क्योंकि साइंस एंड फन पे तो पाकिस्तान का बहुत सारा क्राउड है, कनाडा का बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे चाहने वाले हैं कनाडा से, पाकिस्तान से, नेपाल से। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर तो ऑब्वियस बात है हमारे वहाँ साइंस एंड फन पे भी इंडिया से ही हैं, और यहाँ तो मेजॉरिटी लगता है मुझे इंडिया के ही लोग होंगे। लेकिन इंडिया में आप कहाँ कहाँ से हैं, प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट पे मत लिखना, वो मैं नहीं पढ़ता, मैंने बताया था 100 बार। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इंडिया में कहाँ कहाँ से हो, ताकि एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि यार हम लोग कहाँ कहाँ इंडिया के कौन कौन से स्टेट के बच्चे पढ़ा रहे हैं, और जो स्टेट रह गई है उन स्टेट तक कैसे पहुंचा जाए, ये जानना मेरे को इच्छा है। चलो खैर कोई बात नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप मान लो, चलो दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में आप रहते हो और आपको मुझे बताना है कि यार ठीक है कि दिल्ली में यार पीतमपुरा कैसे जाएं। पीतमपुरा एक जगह है, ठीक है, दिल्ली में पीतमपुरा कैसे पहुंचे, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार यहाँ से लेफ्ट हो जा, मधुबन चौक से राइट हो जा, ऐसे करके मैं आपको डायरेक्शन दूंगा कि भैया मधुबन चौक से राइट हो जा, भटूरे वाला आएगा उससे लेफ्ट हो जा, पान वाले को क्रॉस कर दे, ऐसे ऐसे करके मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। कि वहाँ पे हमारे पास माइलस्टोन्स हैं, हमारे पास लैंडमार्क्स हैं, हमारे पास कॉर्नर्स हैं, चौक है, बस स्टैंड, ऐसे कुछ टर्म्स हैं। लेकिन पानी में होता है लाइट हाउस होता है, कभी कभार कोई आइलैंड होता है कभी कभार, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो पानी है। तो वहाँ पे डायरेक्शन जो है वो एंगल की फॉर्म में बात की जाती है कि ठीक है अभी फिलहाल मैं कहाँ जा रहा हूँ, अच्छा मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, तो अब मुझे नॉर्थ से 12 डिग्री मुड़ना है, नॉर्थ से 13 डिग्री मुड़ना है, ऐसे ऐसे करके वहाँ पे बात होती है। हवा में भी ऐसी बात होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्शन को निकालने के लिए एंगल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान सुनना, क्या मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है? आंसर है हाँ, वो तो गिवन वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर तो गिवन वेक्टर्स हैं, तो मुझे ए और बी की डायरेक्शन तो पता ही है ना यार, कॉमन सेंस वाली बात। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि क्या मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन तो पता है, तो अगर मैं, ध्यान से देखना, इसको कौन से रंग से बनाए हम लोग, ब्लू से बनाते हैं। अगर मैं आपको ये वाला एंगल दे दूं, अगर मैं आपको ये वाला एंगल दे दूं, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं अल्फा, अगर मैं आपको ये वाला एंगल दे दूं, तो क्या बेसिकली आपको आर की डायरेक्शन मिल जाएगी? आंसर है हाँ। कैसे? मेरे को ए की डायरेक्शन पता है और मैंने आपको बोल दिया मान लो अल्फा है 30 डिग्री, इसका मतलब जो है जो आर वेक्टर है वो ए से 30 डिग्री ऊपर है, जो आर वेक्टर है वो ए से 30 डिग्री ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये अल्फा पता चल जाए तो मुझे आर की डायरेक्शन जो है वो पता चल जाएगी। ओके, सही कह रहा हूं? ठीक है, तो बेसिकली हमें ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल हम किसकी मदद से निकालें? ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास देखा जाए तो 3 फंक्शंस हैं, बाकी 3 तो उसके उल्टे ही मान के चलो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पे मैं टेन इस्तेमाल करने वाला हूँ। वाई टेन? बिकॉज टैन में परपेंडिकुलर और बेस आता है, लेकिन साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज आता है। हाइपोटेन्यूज इज रिजल्टेंट। तो मान लो किसी क्वेश्चन में अगर मुझे सिर्फ एंगल निकालने को बोला गया, मुझे सिर्फ डायरेक्शन निकालने को बोला गया, भरे पड़े ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ओशन या प्लेन में, जहां में सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, तो अगर मैं साइन थीटा या कॉस थीटा से निकालूंगा तो वहां पे आर भी आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो मुझे डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम निकालने वाले हैं टेन अल्फा। हम लोग निकालने वाले हैं टेन अल्फा। अब टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है एसओ और बेस हमारे पास है पीओ। ठीक है ना? सही कह रहा हूं? अब यहां से टेन अल्फा की अगर मैं बात करूं तो जो एस ओ हमारे पास है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एस ओ हमारे पास क्या था? बी साइन थीटा। और पी ओ हमारे पास है, अगर आप देखो, रिमोट कहां गया यार, हाँ ये रहा। और पी ओ हमारे पास क्या है? ए प्लस क्यू ओ, है ना? ये हमारे पास क्या है? ए प्लस क्यू ओ।
तो tan अल्फा हमारे पास आ गया b साइन थीटा अपॉन में a, और ओ क्यू को हम यहां प्रूव कर चुके हैं b कॉस थीटा, और इससे हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे आप समझोगे, लेकिन इससे हम अल्फा की वैल्यू निकाल के डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोचो, अगर आप इसी में साइन अल्फा ले लेते, जरा मैं आपको यहाँ पे मैं मिटा दूंगा, फिर मान लो हम साइन अल्फा ले लेते, तो साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि SO अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज में क्या आएगा? R आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो मान लो मुझे किसी क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन निकालने को बोला है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आपने कभी देखे हो शायद मोशन प्लेन के, कि बारिश हो रही है, अंकल को छाता पकड़ना है, तो बताओ अंकल छाता किस डायरेक्शन में पकड़े, अंकल छाता किस एंगल पे पकड़े। तो वहां सिर्फ डायरेक्शन पूछिए आपसे, आपसे मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं हुई है, आपसे सिर्फ और सिर्फ वहां डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस केस में मैं देखो, एंगल तो साइन अल्फा से भी निकल जाएगा, हमें अल्फा ही तो निकालना है, हमें तो अल्फा से मतलब है, वो तो साइन से भी निकल जाएगा, कॉस से भी, लेकिन आप समझो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालने को बोला है यार, तो फिर आप आर क्यों निकालोगे, है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें जिसमें आर यानी हाइपोटेन्यूज ना आता हो, और आंसर हमारे पास है tan, या फिर tan का उल्टा कॉट, जो कि बात एक ही है, बस उल्टा करना है। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में मेरे पास एंगल है, तो मैं उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और मैं उनका एंगल भी निकाल सकता हूं। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला हुआ है कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपको दोनों चीजें निकालनी होंगी, मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा और डायरेक्शन भी। लेकिन कभी कभार बोला होता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ओनली और कैलकुलेट द डायरेक्शन ओनली, तो वो फिर उसके हिसाब से काम चलता है, ठीक है जी। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, अगर हम इससे दो स्पेशल केस बनाए, है ना, बस आज का आखिरी काम है, ध्यान सुनो। अगर हमारे पास फॉर्मूला आया है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, चलो आज हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला सही आया है कि नहीं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक बात भी चेक करते हैं। सुनो, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर a और वेक्टर b, तो जो रिजल्टेंट होगा वो a प्लस बी हो जाएगा, है ना, याद है। आप चेक करते हैं कि ये बात सही बोली गई थी कि नहीं। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, एंगल 0 डिग्री हो गया। अब अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ जाएगा बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और ये आइडेंटिटी बनती है, किसकी आइडेंटिटी बनती है? ये बनती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा a प्लस बी, जो कि इसका मतलब सही है। और इसी का जो सेकंड वाला केस है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक वेक्टर यहां जा रहा है, एक वेक्टर यहां, ये है a, ये है b, एंगल कितना हो गया? 180। तो हमें सिखाया गया था 9th क्लास में कि बस भाई सीधा माइनस कर दो, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इतनी अकल आप सब में होगी, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो एंगल उनके बीच का हो जाएगा 180 डिग्री। अब cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। cos 180 जो होता है वो -1 होता है। माइनस का मतलब यहां माइनस आ जाएगा, समझदार को इशारा काफी है, समझदार कह रहा है ओके मैं समझ गया। अब आप मुझे बताओ, माइनस आ जाएगा। अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है? प्यारी समझ गई है ना भाई। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो r हमारे पास आ जाएगा a माइनस, यानी जो बचपन में सिखाया गया था वो गलत नहीं था बच्चों, जो बचपन में सिखाया गया था वो सही था। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया कि अगर मैं दो वेक्टर्स को
सेम डायरेक्शन में आज से पहले सीधा ऐड क्यों करता था और दो वेक्टर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट क्यों करता था। समझ गए? तो आज की जो क्लास है वो हीरा है बच्चों। हीरा मतलब ये होता है कि आज की क्लास आपके लिए सबसे कीमती क्लास है। बाकी सब सोना है, चांदी है, लेकिन ये हीरा है। अगर आप सोचो, आप अक्ल तो लगाओ, वेक्टर्स को ऐड करना ये आपको सिर्फ इस चैप्टर में काम आने वाला है, आपके पूरे जीवन में काम आने वाला है। पूरे जीवन में जब तक फिजिक्स आपके साथ है ना, जब तक है, मान लो जब तक एक लेवल ऐसा आएगा आप इससे कुछ फिजिक्स को धोखा दे देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप फिजिक्स से प्यार करते हैं, जब तक फिजिक्स आपके साथ है, ये फॉर्मूला जीवन भर आपके साथ आएगा, बिकॉज वेक्टर्स को ऐड करना फिजिक्स का एक रोजमर्रा का काम है। ओके, और इसी के साथ हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा। क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बारे में आप और समझ पाएंगे। मैंने अभी हाल ही बताया था कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आज या कल से हम लोग नीट के जो नया चैनल है उस पर वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। नीट 2023 की 2023 की आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है, लर्न एंड फन नीट। तुम्हारे भाई की एक मुस्कुराते हुए फोटो मिल जाएगी वहाँ पे, आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जल्द ही वहाँ पे आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या पता वहाँ पर तैयारी शुरू भी हो गई हो, बट अगर आप ये उसी दिन वीडियो देख रहे हैं जिस दिन ये वीडियो आई है, तो उसके नेक्स्ट डे से, क्योंकि ट्यूसडे से शायद हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं नीट की 2023 की तैयारी। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या नीट की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, फिजिक्स में आपको मदद चाहिए, तो तुम्हारा भाई वहाँ पे है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं।